तभी उसे रास्ते में मंत्री जी मिल जाते हैं। मंत्री जी के हाथ में तलवार थी। महाराज, महारानी को जहर मंत्री जी ने दिया है और अब वो रामू को मारने काली गुफा के पास पहुंच गया है। मूर्ख, मैं तुझे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। भगतपुर राज्य में महाराजा मानव सिंह का राज था। महाराजा मानव सिंह अपनी पत्नी कलावती और अपनी पुत्री माला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रानी कलावती और राजकुमारी माला महल के बागीचे में बैठी हुई थी। तभी महाराजा मानव सिंह उनके पास आए और उनसे बोले, महारानी, आप दोनों यहाँ महल के बागीचे में क्यों बैठी हैं? चलें हमारे साथ, महल के अंदर चलें। महाराज, हम दोनों माँ बेटी का महल के अंदर मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना कुछ देर महल के बागीचे में जाकर बैठ जाएं। पिताजी, हम महल के अंदर नहीं जाना चाहते, वहाँ हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। क्यों ना आज आप ऐसा करें कि हमें हमारे राज्य की सैर करवाने ले चलें। ठीक है राजकुमारी, अगर आप राज्य की सैर पर जाना चाहती हैं, तो हम अभी आपको राज्य की सैर करवाने चलते हैं। उसी राज्य में रामू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था और वो अपने छोटे से खेत की उगी हुई सब्जियों को बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था। बेटा, आज तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? माँ, आज मैं खेत जल्दी जाकर सारी सब्जियाँ तोड़ लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं देर से जाता हूँ तो वहाँ जंगली जानवर आकर मेरी सारी सब्जियों को खराब कर देते हैं। इतना बोलकर रामू खेतों में निकल जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके खेत की सारी सब्जियाँ पहले से ही खराब हो चुकी थी। आज मैं इतनी जल्दी खेत में आया कि जंगली जानवर मेरे खेत की सब्जियां खराब न कर दें, लेकिन फिर भी उन जंगली जानवरों ने मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी। ये कैसा भाग्य है मेरा, अब मैं क्या करूं? रामू अपने उजड़े हुए खेत को देखकर अपने भाग्य को कोस रहा था कि तभी वहाँ दूसरा किसान आ जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, क्या हो गया? इतना परेशान क्यों है? ये सुनकर रामू उस किसान की ओर देखकर उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। तू ठीक कह रहा है रामू, इन जंगली जानवरों ने हम किसानों का जीना हराम किया हुआ है। मैं तो इन जंगली जानवरों की वजह से खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तो यह किसान का काम छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है इस काम को छोड़ना, परंतु मैं चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता। मेरे पास ना तो अपना खुद का घर है और ना अपना कोई खेत। मैंने अगर ये काम छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या मतलब रामू, ये खेत तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे पिताजी इस खेत के मालिक थे ना? हाँ भाई, परंतु बात यह है कि पिताजी के देहांत से पहले सारे पैसे उनकी दवाइयों में लग गए थे। फिर भी उनके इलाज के लिए मुझे और पैसों की जरूरत थी, तो मैंने ये खेत और अपना घर एक सेठ को बेच दिया था। लेकिन रामू, तुम तो रोजाना इस खेत में काम करने आते हो भाई, तो ये कैसे? हाँ, उस सेठ को खेत में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, तो मैंने सेठ से कहा कि मैं ही खेत की देखभाल कर लूंगा। उसके बदले सेठ ने मुझे घर में रहने की भी इजाजत दे दी और उस काम करने के बदले में सारी सब्जियां बेचकर आधे पैसे सेठ को देता हूँ। रामू, इस बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो और कोई और आकर आधे पैसे मुफ्त में ले जाता है। ऊपर वाला तुमको हिम्मत दे। इतना बोलकर वो किसान वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रामू भी परेशान हाल अपने घर वापस लौट रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था
कि वो सेठ को पैसे किस तरह देगा, क्योंकि खेत की सारी सब्जियां तो खराब हो चुकी थी। रामू इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में डूबते हुए एक नीलकंठ पक्षी पर पड़ती है। अरे ये तो नीलकंठ है और ये तो नदी में डूब रहा है। मुझे कैसे भी करके इसको बचाना होगा। इतना बोलकर रामू नदी में कूद जाता है और उस नीलकंठ को नदी से निकालकर बाहर ले आता है। तुम ठीक हो ना? दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरे प्राण इस नदी में ही निकल जाते। दोस्त, तुमको बहुत चोट लगी है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना बोलकर रामू उस नीले पक्षी को अपने कंधे पर बिठाकर अपने घर ले आता है। बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज बाजार में सब्जियां जल्दी बिक गई थी क्या? सब्जियां होती तो बेचता ना। माँ, मेरे खेत में जाने से पहले ही वहाँ जंगली जानवरों ने आकर सारी सब्जियां खराब कर दी थी। इतना बोलकर रामू घर के अंदर आ जाता है। इतना बोलकर रामू घर के अंदर आ जाता है और उस घायल पक्षी के जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। बेटा, ये नीला पक्षी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तू इसे यहाँ क्यों लाया है? माँ, इसको मैं नदी से बचा कर लाया हूँ। आज से ये मेरा दोस्त है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। अपनी माँ के पूछने पर रामू अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रामू की माँ नीले पक्षी से कहती है, नीले पक्षी, आज से ये घर तुम्हारा भी है और आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। आपका बहुत धन्यवाद माँ। दो चार दिन में नीला पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके सारे जख्म भी भर चुके थे। रामू नीले पक्षी को अपने हाथ पर बिठाकर उससे बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ सेठ आ जाता है। भाई रामू, क्या बात है? इतने दिन हो गए, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? चलो जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे लेने आया हूँ। इतना सुनकर रामू खेत में होने वाली सारी घटना के बारे में सेठ को बताता है। रामू की बातें सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत बहाने सुन लिए मैंने तुम्हारे। अभी इसी वक्त मुझे पैसे दो या तो मेरा घर खाली करो। सेठ, मेरा यकीन करो, मेरे पास पैसे नहीं है। सेठ रामू की एक नहीं सुनता और रामू और उसकी माँ को घर से निकाल देता है। वो दोनों माँ बेटे चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाते हैं। बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि अब क्या होगा। वो दोनों चलते चलते थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। पिताजी, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज आप हमें और माँ को लेकर हमारे राज्य की सैर करवाने जा रहे हैं। राजकुमारी माला, हम तो आपको रोज सैर पर लेकर जा सकते हैं, पर आप तो जानती हैं कि हमें राजमहल के कितने काम होते हैं। अगर हम अपने काम समय पर नहीं करेंगे तो फिर हम प्रजा की सेवा किस तरह करेंगे? पिताजी, हम जानते हैं कि आप अपने कामों में और प्रजा की सेवा में बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर महाराज मंत्री जी को बुलाकर उनसे कहते हैं, मंत्री जी, आज हम और हमारा परिवार राज्य की सैर पर जा रहे हैं। आप तुरंत जाकर हमारे जाने की तैयारी कीजिए। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। फिर मंत्री जी महल के बाहर शाही सवारी का इंतजाम करते हैं। महाराजा मानव सिंह अपनी पुत्री माला और अपनी पत्नी कलावती के साथ शाही सवारी में बैठकर
राज्य की सैर कर रहे थे कि तभी राजकुमारी पेड़ के पास बैठी रामू की माँ और उनके पास बैठे नीलकंठ पक्षी को देखती हैं और फिर महाराज की ओर देखकर बोलती हैं, पिताजी, वहां पर एक औरत बैठी है। हमें लगता है शायद वो किसी मुसीबत में है। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए पिताजी। महाराजा मानव सिंह और रानी कलावती अपनी पुत्री की बात सुनकर उस औरत के पास जाते हैं और रामू की माँ से पूछते हैं, माँ जी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? रामू की माँ महाराजा मानव सिंह को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर महाराजा मानव सिंह उनसे कहते हैं, माँ जी, आपका पुत्र कहाँ है? महाराजा मानव सिंह रामू की माँ से उसके पुत्र का पूछ ही रहे थे कि तभी रामू अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ जाता है। तभी रामू की माँ महाराज की ओर देखकर बोली, महाराज, यही मेरा पुत्र है और इसका नाम रामू है। रामू, तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और नहीं तुम लोगों के पास पैसे हैं। जी महाराज, माँ ने आपको जो बताया है वो सब सच है। हम इस राज के महाराज हैं और अपनी प्रजा की सेवा करना हमारा फर्ज है। तुम चाहो तो राजमहल में नौकरी कर सकते हो। महाराज इतना बोल ही रहे थे कि तभी राजकुमारी महाराज से बोली, तुम जानते हो कि तुम इस राज के महाराजा को मना कर रहे हो। हम तुमको कारागार में बंद करवा देंगे। महाराजा मानव सिंह की ये बात सुनकर राजकुमारी माला महाराज से कहती हैं, पिताजी, आप गुस्सा मत करें। हम ऐसा करते हैं कि हम रामू और उनकी माँ को राजमहल ले चलते हैं। इस बहाने रामू को महल में नौकरी भी मिल जाएगी और ये नीला पक्षी भी मुझे मिल जाएगा। महाराजा मानव सिंह अपनी पुत्री माला से बहुत प्रेम करते थे और अपनी पुत्री की किसी बात से इनकार नहीं करते थे। राजकुमारी माला के इतना जिद करने पर महाराज रामू और उसकी माँ को ना चाहते हुए भी राजमहल ले आते हैं। राजमहल पहुंचकर महाराज अपने सिंहासन पर बैठकर रामू और उसकी माँ से कहते हैं, हमें आप दोनों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना बोलकर रामू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। महाराज ने रामू और उसकी माँ को महल में रहने के बदले रामू को शाही घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी दे दी थी और रामू की माँ महारानी कलावती की सेवा करती थी। एक दिन राजकुमारी माला महल के बागीचे में नीले पक्षी से बातें कर रही थी। नीले पक्षी, मैंने कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। क्या तुम बोलते नहीं हो? नीले पक्षी, मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ, परंतु तुम किसी को बताना मत। ओहो, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम तो बोलते ही नहीं हो। तुम भला किसी को क्या ही बताओगे। खैर, ये बातें छोड़ो। मैं तुमको ये बता रही थी कि वो जो तुम्हारा दोस्त है ना रामू, वो मुझे बहुत पसंद है, परंतु वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। नीला पक्षी राजकुमारी की बातें सुनकर भी चुप रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन महारानी कलावती की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। रामू की माँ महारानी कलावती से कहती है, महारानी, मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। रामू की माँ रसोई घर में जाकर
महारानी के लिए कुछ खाने का बनाती हैं। तभी एक सिपाही वहां आकर रामू की माँ से कहता है, आपको आपके बेटे ने नीचे बागीचे में बुलाया है, शायद उनको आपसे कोई काम है। सिपाही ऐसा बोलकर रामू की माँ को अपने साथ ले जाता है। उन दोनों के वहां से जाते ही मंत्री जी रसोई घर में आ जाते हैं और खुद से कहते हैं, आज की शाम महारानी की आखिरी शाम होगी। मंत्री जी इतना बोलकर महारानी के खाने में जहर मिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रामू की माँ वो खाना लेकर महारानी के कक्ष में जाती है। महारानी, मैंने आपके लिए बहुत मजेदार खाना बनाया है, ये खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर महारानी वो खाना खा लेती हैं। खाना खाते ही महारानी बेहोश हो जाती हैं और उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इतने में महाराजा मानव सिंह भी वहां आ जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? हमारी पत्नी को जहर देकर मार दिया। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर महाराज अपने सैनिकों से बोलकर रामू की माँ को कारागार में बंद करवा देते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आकर राजमहल में होने वाली सारी घटना के बारे में रामू को बताता है। रामू महाराज से बात करने उनके कक्ष में चला जाता है, जहां महाराजा मानव सिंह वैद्य जी से बातें कर रहे थे। वैद्य जी, हमारी पत्नी को क्या हुआ है? महाराज, आपकी पत्नी को खाने में जहर मिला कर दिया गया है और अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है कि जड़ी बूटी जो काली गुफा के पास पाई जाती है, पर उस गुफा का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ से जल्दी वापस कोई नहीं आ पाता। महाराजा मानव सिंह वैद्य जी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ रामू आ जाता है और महाराज की ओर देखकर कहता है, महाराज, मेरी माँ ने महारानी को जहर नहीं दिया। आप मेरी बात का विश्वास करें महाराज। ठीक है, हम तुम्हारी बात का विश्वास तब करेंगे जब तुम काली गुफा से हमें वो जड़ी बूटी लाकर दोगे जो वेद जी ने बताई है, वरना तुम्हारी माँ जिंदगी भर कारागार में बंद रहेगी। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर वो जड़ी बूटी ले आता हूँ। रामू महाराज से इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी ने रामू और महाराज की सारी बातें सुन ली थी। काली गुफा के पास पहुंचकर रामू खुद से कहता है, अब उस जड़ी बूटी को मैं कहाँ ढूंढूं? रामू इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे एक पेड़ के पास वो जड़ी बूटी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उसे तोड़ लेता है। रामू जड़ी बूटी लेकर काली गुफा से वापस आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में मंत्री जी मिल जाते हैं। मंत्री जी के हाथ में तलवार थी और वो रामू को मारने ही वहां आए थे। महाराज, महारानी को जहर मंत्री जी ने दिया है और अब वो रामू को मारने काली गुफा के पास पहुंच गया है। जल्दी सैनिकों को लेकर मेरे साथ चले महाराज, रामू की जान को खतरा है। नीले पक्षी की बात सुनकर महाराजा तुरंत उसके साथ काली गुफा पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, आप ये तलवार लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर्ख, मैं तुझे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। इतने में महाराजा मानव सिंह वहां पहुंच जाते हैं और उनके सैनिक चारों तरफ से मंत्री जी को पकड़ लेते हैं। मंत्री जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया महाराज। हमें आपकी सब सच्चाई पता चल गई है। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बहन आपसे बहुत प्रेम करती थी महाराज, और आपने शादी उस कलावती से कर ली। जिस दिन आपका विवाह था, मेरी बहन ने उस दिन जहर खाकर अपनी जान दे दी। मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। मैं बहुत सालों से इस मौके की तलाश में था कि आपकी पत्नी को खत्म कर दूं।
और अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूं। पर बीच में ये रामू आ गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जी की बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो सैनिकों से बोलकर मंत्री जी को कारागार में बंद करने का आदेश देते हैं। महाराज, हमें जल्दी इस जड़ी बूटी को लेकर राजमहल जाना होगा। फिर महाराज रामू को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचकर महाराजा मानव सिंह सैनिकों से बोलकर रामू की मां को कारागार से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। राजमहल में वैद्य जी रामू का ही इंतजार कर रहे थे। रामू वो जड़ी बूटी वैद्य जी को दे देता है। वैद्य जी उस जड़ी बूटी को महारानी को खिला देते हैं। उस जड़ी बूटी को खाते ही महारानी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। फिर महाराजा मानव सिंह महारानी कलावती और राजकुमारी माला को लेकर रामू और उसकी माँ के पास जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैंने आप पर शक किया। रामू, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया। तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। नहीं महाराज, आप माफी मत मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। फिर राजकुमारी माला महाराज की ओर देखकर बोली, पिताजी, हम रामू से बहुत प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं। अपनी पुत्री की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और वो रामू से पूछते हैं, रामू, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? परंतु महाराज, मैं कहाँ और राजकुमारी कहाँ? रामू, तुम्हारी इन्हीं बातों ने हमारा दिल जीत लिया है। महाराज और अपनी माँ के समझाने पर रामू राजकुमारी माला से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर धूमधाम से उनका विवाह संपन्न होता है।